हम लोग शुरू करने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन and let's Good morning, start SAMIS UML, and that is the deployment part of the deployment diagram. Part of UML was left, so we'll be doing it right now. I will be sharing my screen to you. Hopefully it is visible to everyone. I think in the last diagram we were doing deployment part, right? So let's start. This was the last, I think, deployment diagram, right? So what we did in the last class, that deployment diagram was something that the diagram which is used to visualize the relation between the hardware and the software. Now, how you will be able to visualize the relationship between the hardware and the software? So that is more with being more specific. We have to the deployment diagram. We can construct a physical mode of how software components are deployed on hardware. That means if a software component, what do you mean by software component? Software component is the part of the software. Means whatever the software you have made, it must be divided into, it must have been divided into different modules. Each module will be the components. हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स में बांट देते हैं, और वो जो कंपोनेंट्स में बांटते हैं वो हर कंपोनेंट अलग अलग अपना काम करता है, और वो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसके अपने अलग अलग फीचर्स होते हैं. तो जो फीचर्स हैं वो हर एक फीचर क्या किया जाता है कि हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के साथ एम्बेड किया जाता है. तो एम्बेडेड कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि जो सॉफ्टवेयर का पार्ट हो कुछ दूसरे हार्डवेयर को एक्टिवेट करे, कुछ सॉफ्टवेयर का पार्ट तीसरे हार्डवेयर को एक्टिवेट करे. तो ये इस तरीके से हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं कि जो हमारा जितना भी हार्डवेयर है वो सारा हार्डवेयर एक दूसरे से सही समय पर कनेक्ट हो जाए और हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, उसको ये हार्डवेयर को समझाने में हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े. तो उससे होता क्या है कि जो हमारा हार्डवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल हो जाता है, और सॉफ्टवेयर अपना काम जो है उस हार्डवेयर के जरिए करने लगता है, करवाने लगता है. जैसे आपका एग्जांपल है रोबोट में, आप लोग देखोगे कि there are certain programs which is written for moving his head. जो रोबोट का हेड है अगर उसको मूव करना है तो उसके लिए अलग प्रोग्राम है, अगर उसका हैंड मूव करना है तो वो अलग प्रोग्राम, अगर उसका लेग मूव करना है तो उसके लिए अलग प्रोग्राम है. तो कहने का मतलब कि जो प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे अलग हैं, और ये अलग अलग प्रोग्राम्स अलग अलग चीजों के लिए बनाया गया है. तो हर एक प्रोग्राम एक ही चीज में डाल देंगे तो ऐसा नहीं होगा ना. तो डिफरेंट हार्डवेयर है, उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर चाहिए. तो उसको एम्बेड करने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं. मतलब वो एम्बेडेड का मतलब होता है डिप्लॉयमेंट, उसको इम्प्लीमेंट करना. ठीक है. We can construct a physical model of how software components are deployed on hardware components known as nodes. जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स में डाले जा रहे हैं सॉफ्टवेयर, तो वो सब डिफरेंट हार्डवेयर्स होंगे, वो सारे हार्डवेयर्स अलग अलग नोड कहलाएंगे. क्यों? क्योंकि सारे हार्डवेयर्स की अलग अलग फंक्शनैलिटी होगी, अलग अलग परफॉर्मेंस होगा, और उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर लिखे हुए हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं. तो इसका मतलब ये है
कि जो हमारा सॉफ्टवेयर होगा, जो सॉफ्टवेयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे वो अलग अलग हार्डवेयर के कंपोनेंट्स पे अप्लाई किए जाएंगे, और जिसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग उसको नोड कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको हम लोग नोड कहेंगे। और ये जो नोड होता है वो हमेशा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को कहते हैं, जो कि अलग अलग फीचर्स के साथ लैस्ड होते हैं और उसके अनुसार ही वो काम करते हैं, जैसा कि सॉफ्टवेयर के द्वारा उससे करवाया जाता है। टिपिकल सिंप्लीफाइड डिप्लॉयमेंट डायग्राम फॉर अ वेब एप्लीकेशन वुड इंक्लूड, जनरली जो है हम लोग का जो डिप्लॉयमेंट डायग्राम होता है वो क्या इंक्लूड करता है वो अब हम लोग देखेंगे। अब उसमें क्या होता है, ये है आपका नोड्स। मैंने कहा था कि वो क्या कैसे होते हैं, नोड्स होते हैं। तो नोड्स का मतलब क्या होता है, वैसे प्रोग्राम्स जो अलग अलग तरीके से अलग अलग हार्डवेयर में इनबिल्ट किए गए हैं, जिनकी फंक्शनैलिटी अलग होगी और वो किसी न किसी एप्लीकेशन सर्वर या डेटा सर्वर से जुड़ा होगा। तो नोड्स क्या होता है, वैसे हार्डवेयर कंपोनेंट्स या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जो कि एप्लीकेशन सर्वर से जुड़े होते हैं या डेटाबेस सर्वर से जुड़े होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। और आगे है आर्टिफैक्ट्स। व्हाट आर आर्टिफैक्ट्स? तो एप्लीकेशन क्लाइंट एंड डेटाबेस स्कीमा। वैसे एप्लीकेशन क्लाइंट कौन होता है, जिसको कि वो सॉफ्टवेयर दिया गया यूज करने के लिए। अगर कोई मशीनरी कंपोनेंट है उसको भी अगर ये सॉफ्टवेयर दिया गया यूज करने के लिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लाइंट हो जाएगा। तो एप्लीकेशन क्लाइंट एंड डेटाबेस स्कीमा, कहने का मतलब जो एप्लीकेशन डेवलप किया गया है किसी क्लाइंट के लिए वो, और डेटाबेस स्कीमा हम लोग पढ़ चुके हैं। स्कीमा क्या होता है, द प्रोसीजर through which, or the procedure which has to be followed which has to be followed while preparing the database बनाने वक्त जो हम लोग क्राइटेरिया या मेथोडोलॉजी यूज करते हैं उसको हम लोग स्कीमा कहते हैं। तो एप्लीकेशन क्लाइंट एंड डेटाबेस स्कीमा, याद रखिएगा ये जो स्कीमा है, इंस्टेंसेस है, ये सब बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपके दिमाग में। और ये स्कीमा क्लाइंट, ये स्कीमा और इंस्टेंसेस वगैरह जो हमेशा पूछे भी जाते हैं, तो यू हैव टू वेरी क्लियर विथ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्कीमा एंड इंस्टेंसेस। तो जो नोड्स होते हैं, आर्टिफैक्ट्स क्या हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं जो एप्लीकेशन क्लाइंट्स हैं, जितने भी एप्लीकेशन क्लाइंट्स हैं जो डेटाबेस स्कीमा के साथ जुड़े हैं वो सारे के सारे आर्टिफैक्ट्स कहलाते हैं। द नोड्स होस्ट द आर्टिफैक्ट्स, क्या कहता है कि जो नोड्स होते हैं वो आर्टिफैक्ट को होस्ट करते हैं। होस्ट करने का मतलब क्या होता है, मेजबान। ठीक है, मतलब आपका जो जितने हैं वो क्या करते हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपने वो उससे इंटरेक्ट करने में सहायक होते हैं, और नोट्स जो है उसका वेट करते हैं इनफैक्ट कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर के द्वारा दिए जाएंगे उसको हम बखूबी पूरा करेंगे। The database schema runs on the database server. Obviously, database schema कहाँ रन करेगा, database server पे करेगा। And application client runs on the application server. Obviously, जब जो application client है वो application server पे रन करेगा। तो इसका जो आपका डायग्राम है उसको बढ़िया से दिखाया गया है नीचे में। The deployment shows exactly where each software component is displayed. मतलब जो आपका डिप्लॉयमेंट है वो एग्जैक्टली शो किया गया है कि किस तरीके से वो डिप्लॉय किया जा रहा है, और यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे देखिएगा कि डेटाबेस सर्वर अलग है, नीचे देखिएगा कि आपका यूजर क्लाइंट अलग है, यहाँ पे आपका डेटाबेस सर्वर है जो कि आर्टिफैक्ट कहलाता है। वो आर्टिफैक्ट किसका वेट कर रहा है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो सॉफ्टवेयर है, आपका जो सॉफ्टवेयर है उसका वेट कर रहा है, सॉफ्टवेयर के थ्रू जो इंस्ट्रक्शंस आने वाले हैं उसका वेट कर रहा है। तो ये डेटाबेस सर्वर से कनेक्टेड होता है।
और वो डेटाबेस सर्वर कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने MySQL लिया है। अब यहाँ पे देखिए वेब सर्वर है। वेब सर्वर ये एक अलग आर्टिफैक्ट है जिससे कि आपको इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा, इसीलिए ये कनेक्शन है। और ये कनेक्शन में एरो नहीं है। एरो इसलिए नहीं है क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन लेगा और फिर उसका जो रिजल्ट है वो देगा। तो आवागमन दोनों होता है, तो उसमें हम लोग एरो नहीं देते हैं। और यहाँ पे यूजर क्लाइंट है, वो क्या करेगा कि जो यूजर क्लाइंट है वो अपना जो जरूरत के अनुसार, जो उसका वेब सर्वर से, वो वेबसाइट से अपना जरूरत के अनुसार वो वेबसाइट खोलेगा और उस वेबसाइट के जरिए डीबी से डेटाबेस सर्वर पर कनेक्शन बनाएगा और वहां से फिर जो रिजल्ट है वो किसको आएगा, वेब सर्वर को आएगा और उस वेब सर्वर से फिर यहाँ पे यूजर क्लाइंट के पास आएगा, जो कि क्या है, आपका ब्राउजर है आपका। ठीक है, तो ये डायग्राम आप लोग याद रखिएगा। जहां डिप्लॉयमेंट पूछा जाएगा यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम्स। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका सेकंड पार्ट है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आप लोग जानते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आप लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। किसी भी, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करते हैं उसी के इर्द गिर्द सारा प्रोग्राम जो है आपका घूमता रहता है। तो उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, उसी के लाइफ साइकिल को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, उसी के लाइफ साइकिल को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे कहता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, इट इज द एसेंस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। क्या है, इट इज द एसेंस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का ये एसेंशियलिटी है। ठीक है, ये मतलब जरूरत है। क्यों जरूरत है, that consist of analysis, design, coding, testing, implementation and maintenance. Obviously, development life cycle का जितना भी पार्ट है वो सब इसमें होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं सिस्टम एनालिसिस में कि जो डेवलपमेंट का जो पार्ट है वो सब कुछ इसमें होगा। तो यहाँ पे कहता है इट कंसिस्ट ऑफ एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। तो जो आप डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो फेजेस पढ़े हैं वो सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ जुड़ गया। तो कहें जब वो सारी चीजें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ जुड़ जाएंगी तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अपने आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहलाने लगेगा। अब यहाँ पे आगे देखिए, इट इज टू ट्रांसफॉर्म यूजर्स नीड्स। मतलब जो हमारा यूजर्स हैं, जो भी हमारे यूजर्स हैं, उनके नीड के अनुसार, उनके जरूरत के अनुसार सॉफ्टवेयर में चेंजेस किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जरूरत अगर एडिशन करने का है तो हम लोग माइनस तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली। तो जो हमारी जरूरत है उसके अनुसार अगर हम अपने सॉफ्टवेयर को बनाना चाहते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को अपनाना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक हम लोगों को सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलेगा। देखिए, into a software solution that satisfies those needs. The object-oriented approach requires a more rigorous process to the things right in a right way. कहता है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो आपका तरीका है वो ज्यादा बेहतर तरीका है किसी भी प्रोसेस को सही तरीके से पूरा करने के लिए। ठीक है, here you need not to see the code. Here you need not to see the code until 25% of the development time has been put on gathering requirement. कहने का मतलब कि आपका जो सॉफ्टवेयर बनता है उस सॉफ्टवेयर का जो 25% समय है, 25% समय उसको डेवलप करने में, उसको समझने में, डेवलप करने में, समझने में, उसको एनालिसिस करने में ज्यादा समय जाता है। 25% समय उसी में क्यों चला जाता है, क्योंकि जब तक हम लोग सही ढंग से एनालिसिस नहीं करेंगे
तब तक हम लोगों के पास जो सॉफ्टवेयर है वो सही से बनेगा नहीं, और जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमें मिलेगा नहीं। तो उसके हम लोगों को अपना रिक्वायर्ड पाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को अपना जो एनालिसिस है उसको सही रखना पड़ता है, और उस एनालिसिस के जरिए ही हम जो है पहुंच सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट की ओर, जो हमारा रिजल्ट है उसकी ओर हम लोग पहुंच सकते हैं। और ये कैसे होगा? फैक्ट गैदरिंग टेक्निक जो आप लोग पढ़ चुके हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डेवलपमेंट और एनालिसिस के जरिए। देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है, गैदरिंग रिक्वायरमेंट, डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट मॉडल, एनालिसिस मॉडल, एंड देन टर्निंग देम इनटू डिजाइन मॉडल। जो हम लोग एनालिसिस मॉडल बनाते हैं या उस डेवलपमेंट मॉडल बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तब हम लोग जाकर के डिजाइन मॉडल बनाते हैं, और उस डिजाइन मॉडल का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। The software development process can be divided into smaller interacting sub processes. कहने का मतलब, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम लोगों का हो रहा है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किस तरीके से होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो डिवाइड किया जाता है डिफरेंट छोटे छोटे इंटरैक्टिंग सब प्रोसेसेस में। कहने का मतलब कि एक बड़ा प्रोग्राम में बहुत छोटे छोटे पार्ट्स अलग अलग डाल दिए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम होगा, अगर उस तरीके से हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोगों का जो प्रोग्राम उतना सही से बनेगा ही नहीं, और हम लोग उस पर काम सही से कर नहीं सकेंगे। तो जब काम हम लोग नहीं कर सकेंगे सही से, तो हम लोगों का जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से हम लोग फिर से हम लोगों को एनालिसिस फिर से करना पड़ जाएगा। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर बन रहा है या डेवलप हो रहा है, उस सॉफ्टवेयर को डेवलप होने के लिए हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे सब प्रोसेसेस होते हैं। सब प्रोसेसेस मतलब प्रोग्राम की छोटे छोटे टुकड़े, और ये सब प्रोसेसेस हम लोगों को क्या करते हैं, ये हमारा एक सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन करवाते हैं। मतलब छोटा छोटा जो प्रोसेसेस हैं, छोटा छोटा जो प्रोग्राम्स है, वो अपना काम करते चले जाएंगे। जैसे हमें एवरेज निकालना है तो पहले एडिशन का अपना काम हो जाएगा, तभी ना एवरेज निकलेगा। तो एडिशन अपना काम कर रहा है। एडिशन में पहले जो आपका छोटा छोटा काम है कि जो ए का वेरिएबल है, जो हम लोग वेरिएबल्स लेते हैं, वो सारे वेरिएबल्स को ले लिया, उन सारे वेरिएबल्स को रीड करके उसमें जो हमने वेरिएबल में क्वेश्चन में जो आंसर सॉरी जो जिस तरीके से हम लोग डायनेमिक वैल्यू डालेंगे, उस डायनेमिक वैल्यू को लेगा, और उसके बाद आगे प्रोसेस करता चला जाएगा। और प्रोसेस करते वक्त जो है ये भी ध्यान में रखेगा कि हमारा जो रिजल्ट है वो आगे कहाँ कहाँ यूज होना है। तो ये बहुत सारे जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं वो एक साथ चलते हैं, और उसको हम लोग कहते हैं सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये क्या है? एक सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। कॉमा यहाँ पे है वेयर द आउटपुट ऑफ वन ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि इस ऐसे केसेस में जो आउटपुट है, किसी एक प्रोग्राम का आउटपुट है जो दूसरे प्रोग्राम का इनपुट बन जाता है। ध्यान रखिएगा, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि कई बार हम लोगों का जो आउटपुट होता है एक प्रोग्राम का, वो दूसरे प्रोग्राम का इनपुट बन जाता है, और फिर दूसरे प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो तीसरे प्रोग्राम का इनपुट बन जाता है। जो तीसरे प्रोग्राम का आउटपुट निकलेगा वो चौथे प्रोग्राम का इनपुट बन जाएगा। एंड दिस इज द काइंड ऑफ सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन which goes on and on until and unless we reach the result or we reach the destination. There are three types of transformation. अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन एनालिसिस है वो तीन तरीके के हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन एनालिसिस, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन डिजाइन, और तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन इम्प्लीमेंटेशन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन एनालिसिस क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन एनालिसिस में ही देखिएगा,
ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन एनालिसिस है। अब इस जो भी आपके पास नोट्स जा रहा है, इसको जो है आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना हो। यू कैन राइट योर ओन नोट्स, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन एनालिसिस क्या होता है? इट ट्रांसलेट्स द यूजर्स नीड्स इनटू सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। कहने का मतलब जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन एनालिसिस है वो क्या करता है कि वो ट्रांसलेट करता है यूजर्स नीड को। इट ट्रांसलेट्स द यूजर्स नीड इनटू सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। कहने का मतलब जो आपका ट्रांसलेशन है, जो आपका इट ट्रांसलेट्स द यूजर्स नीड, जो यूजर्स का जिस तरीके का नीड है उसको जो है सिस्टम रिक्वायरमेंट और के अनुसार उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हुए ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसको ट्रांसफॉर्मेशन एनालिसिस कहते हैं। मतलब ये एक ऐसा ट्रांसलेशन है जो कि आप यूजर के नीड को समझता है, यूजर के रिक्वायरमेंट को समझता है और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए काम करता है। It is a way by which the user uses the system. It is a way by which the user uses the system. कहता है कि जो हमारा यूजर है वो सिस्टम को यूज करता है और उसके बाद जो यूजर का रिक्वायरमेंट है उसको प्रोवाइड करवाता है। तो दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन एनालिसिस। नाउ व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन डिजाइन? तो ये एनालिसिस का मतलब ही समझ लीजिए कि एनालाइज करना। एनालाइज करने का मतलब जो सॉफ्टवेयर हमारे पास है, जो अवेलेबल है, उसी को एनालाइज करेंगे। अब यहाँ पे डिजाइनिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन डिजाइन। ट्रांसफॉर्मेशन डिजाइन क्या करेंगे? जो हमारे पास अवेलेबल सॉफ्टवेयर है उसको इस तरीके से डिजाइनिंग करेंगे कि हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए, मतलब जो हमारी जरूरतें हैं उसको वो पूरा कर दे। तो उसको क्या, उसके बारे में पढ़ लीजिए। इट बिगिंस विथ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इट बिगिंस विथ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट and ends with a detailed design that can be transformed into an operational system. कहने का मतलब कि ये जो आपका प्रॉब्लम है उसको पहचानने में ये सक्षम है। आप जब तक प्रॉब्लम उसको बताइएगा नहीं, जब तक आपका प्रॉब्लम वो नहीं समझेगा, तब तक आपका डिजाइन करने में वो सक्षम नहीं होगा। तो प्रॉब्लम को समझने के लिए वो क्या करता है? वो हर एक स्टेटमेंट को रीड करता है और वो देखता है कि आपका प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या और उसके अनुसार किस तरीके का डिजाइन बनाया जाए कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्या कहता है? इट बिगिंस विथ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड एंड्स विथ अ डिटेल्ड डिजाइन दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू एन ऑपरेशनल सिस्टम। मतलब जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसमें वो सही हो जाए। This transformation includes the bulk of the software development. This transformation includes the bulk of the software development activity. कहने का मतलब कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो एक्टिविटी हैं उसको वो इंक्लूड करता है, इंक्लूडिंग द डेफिनेशन ऑफ हाउ टू बिल्ड द सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब कि वो सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा और उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा, उसकी टेस्टिंग कैसे की जाएगी। इट ऑल्सो इंक्लूड्स डिजाइन डिस्क्रिप्शन। तो इसमें जो है आपका डिजाइन डिस्क्रिप्शन भी मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि हर प्रॉब्लम के लिए डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम कैसा है और जिस तरीके का प्रॉब्लम होगा उस तरीके का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। So this is what all about transformation design. Now transformation implementation. Obviously जब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन एनालिसिस हो जाएगी, जब उसकी डिजाइनिंग हो जाएगी तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ही बचेगा। तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट कैसे काम करेगा? तो वो क्या करेगा कि जितना जो डिटेल डिजाइन आप लोगों ने बनाया है उसको वो रिफाइन करेगा। क्या करेगा? उसको रिफाइन करेगा। कैसे रिफाइन करेगा? देखिए, इट रिफाइंस द डिटेल्ड design into system development that will satisfy the user's need. वो तब तक डिटेल डिजाइन को रिफाइन करता रहेगा जब तक कि सॉफ्टवेयर यूजर का जो
यूजर का जो रिजल्ट है वो ना मिल जाए, तो उसका जो रिफाइनमेंट है वो चलता रहेगा यूजर के नीड्स के अनुसार. दिस टेक्स इनटू अकाउंट इक्विपमेंट, कॉमा, प्रोसीजर एंड पीपल. क्या क्या ये अपने पास रखता है? वो इक्विपमेंट को, प्रोसीजर को और पीपल को, मतलब यूजर को, सब लोगों के अनुसार देखता है कि आखिर ट्रांसफॉर्मेशन इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से काम करेगा. It also represents embedding the software products within its operational environment. ये क्या करता है? ये एम्बेड करता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को, किसके थ्रू? ऑपरेशनल एनवायरनमेंट के थ्रू. ऑपरेशनल एनवायरनमेंट के थ्रू जो है ये इम्प्लीमेंटेशन करवाता है. तो ये आपका तीनों इंपॉर्टेंट चीज है. ये आता है क्वेश्चन कि ट्रांसफॉर्मेशन एनालिसिस, ट्रांसफॉर्मेशन डिजाइन और ट्रांसफॉर्मेशन इम्प्लीमेंटेशन, हाउ डज इट वर्क. इट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. तो कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको दिख रहे होंगे इम्पोर्टेंट, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा. नाउ स्टैटिक एंड डायनेमिक मॉडलिंग, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. स्टैटिक मॉडलिंग क्या होता है और डायनेमिक मॉडलिंग क्या होता है. तो स्टैटिक मॉडलिंग बेसिकली हम लोग इसको एक बार पढ़ लेंगे. स्टैटिक मॉडल डिस्क्राइब्स द सिस्टम फ्रॉम अ स्टैटिक पॉइंट. स्टैटिक का मतलब ही होता है फिक्स्ड. तो उस फिक्स्ड पॉइंट से किसी मॉडल को व्यू करना और ये देखना कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा, उसको स्टैटिक मॉडलिंग कहते हैं. इट डिफाइंस द ऑब्जेक्ट एंड अ क्लास इन द सिस्टम. ये क्या डिफाइन करता है? ऑब्जेक्ट और क्लास. किसी भी सिस्टम का ऑब्जेक्ट और क्लास को डिफाइन करता है. It defines the object and a class in the system. It also defines the relationship and internal structure between these classes. क्या कहता है कि ये जो है it also defines the relationship and internal structure between these classes, which are named attribute and operation classes. जो स्टैटिक मॉडल है उसमें क्या होता है कि रिलेशनशिप किसके किसके बीच दर्शाया जाता है? जो आपका सॉफ्टवेयर है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, जो आपने डेवलपमेंट किया है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर. उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब है उसमें कितने सारे क्लासेस को आपने यूज किया, कौन सा, कहां पर आपने इनहेरिटेंस यूज किया, कौन सी चीज को आप रिपीटेटिवली यूज कर रहे हो, किस काम के लिए यूज कर रहे हो. तो ये सब जो है आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं और ये सब जो है आपके एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशन क्लास को दर्शाते हैं. तो इसको हम लोग स्टैटिक मॉडलिंग में रखते हैं. एग्जांपल देखिए, इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम द फिक्स्ड वैल्यूज इज एन इंटरफेस वेयर ओनली फिक्स्ड पर्सन कैन बोरो द बुक. अगर लाइब्रेरी मैनेजमेंट को देखें तो उसमें कुछ ऐसे फिक्स लोगों के लिए वो बनाया हुआ है जो कि वही आएंगे वही किताबें लेंगे. क्यों? क्योंकि उसके लिए मेंबरशिप बनना पड़ता है. तो मेंबरशिप जब तक आप बनिएगा नहीं तब तक जो है आपको किताबें नहीं मिलेगी. तो उसके लिए आपको मेंबर्स बनना पड़ता है और जब आप मेंबर बन जाएंगे तो आपको किताबें इश्यू होगी. मतलब आप एक फिक्स्ड हो गए, है ना. फिक्स्ड पर्सन कैन बोरो द बुक. एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट एंड टीचर आर ओनली अलाउड टू बोरो द बुक फ्रॉम लाइब्रेरी. किसी भी कॉलेज के लाइब्रेरी में स्टूडेंट या टीचर को ही अलाउ होता है किताबें लेना, बाहर के स्टूडेंट आके नहीं ले सकते. तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट और जो टीचर हैं वो फिक्स्ड कर दिए गए हैं. Here, the objects of class can be abstract in two aspects. यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं किसी क्लास के वो दिखाए जाते हैं दो एस्पेक्ट के जरिए. पहला बुक मैनेजमेंट और दूसरा बुक सर्कुलेशन. पहला होता है बुक मैनेजमेंट और दूसरा होता है बुक सर्कुलेशन. तो बुक मैनेजमेंट करने का मतलब क्या है कि हम लोगों को बुक सही से रखना पड़ेगा, तभी जिस समय जब खोजेंगे तब मिलेगा. और बुक सर्कुलेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा बुक किसके पास कब गया है और कब तक वो हमारे पास वापस से आ जाना चाहिए. तो ये सब जो है स्टैटिक मॉडलिंग के अंतर्गत आता है. अब हम लोग देखेंगे कि जो स्टैटिक मॉडलिंग है उसका डायग्राम कैसा होगा. तो ये देखिए, आपको डायग्राम मैं दिखा दे रहा हूं. यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी जो है वो लाइब्रेरी पब्लिश कर रहा है लाइब्रेरी ऑर्डर के अनुसार.
मतलब लाइब्रेरी में जो ऑर्डर किया गया उतना जो है लाइब्रेरी पब्लिश किया। और यहाँ पे लाइब्रेरी का डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। हो सकता है कि मैथ्स डिपार्टमेंट के लाइब्रेरी में जो मैथ्स जो लाइब्रेरी है उसमें मैथ्स डिपार्टमेंट के बुक्स अलग रखे हुए हों, अलग कॉलम्स में रखा हुआ हो। जो रिसर्च के हैं वो अलग रखे हुए हों। तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं या डिपार्टमेंट बने हुए हैं। और यहाँ पे जो रीडर हैं वो उस डिपार्टमेंट से अटैच होते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट वाले कंप्यूटर के ही किताब देखेंगे, इसीलिए उसका डिपार्टमेंट अलग कर दिया गया है और कंप्यूटर की किताबें अलग रखी गई, ताकि जरूरत पड़ने पर कंप्यूटर वाले मैकेनिकल की किताब जनरली नहीं पढ़ेंगे और मैकेनिकल वाले जनरली कंप्यूटर की किताब बहुत कम पढ़ेंगे। तो इसलिए जो है दोनों को अलग अलग रखा जाता है। तो इसी तरीके से हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो काम करता है। यहाँ पे देखिएगा कि जो लाइब्रेरी में ऑर्डर हुआ है वो यहाँ पे लाइब्रेरी में पब्लिश कराया जाता है। लाइब्रेरी का ये एक कैटेगरी है। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी जो रीडर हैं वो किसी न किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करेंगे, किसी न या उसी कॉलेज से बिलोंग करेंगे। ये उसका एक कैटेगरी होगा। और उसके बाद जो कैटेगरी होगा वो 1:n में डिवाइडेड होगा। ये इंपॉर्टेंट है जानना, 1:n में डिवाइडेड होगा। मतलब नंबर ऑफ बुक्स जो होंगे उसके जरिए हम लोग कैटेगरी को डिफाइन करें। क्योंकि लाइब्रेरी जो बुक है वो एक पर्टिकुलर बुक एक ही अगर हम रखेंगे 1:1 का अगर रेशियो रखेंगे तो पता चलेगा कि दूसरे लोगों को वो बुक मिल ही नहीं पा रही है, वैसे बुक मिल ही नहीं पा रही है पढ़ने के लिए। तो क्या करते हैं हम लोग कि एक ही बुक जो है बहुत सारे एक ही कैटेगरी के जो बुक्स हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। तो 1:n रिलेशनशिप होगा। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे बुक्स होंगे यहाँ पे 1:1 के कैटेगरी में। जैसे कुछ सर्कुलर होंगे लाइब्रेरी के, कुछ लाइब्रेरी के कुछ ऐसे भी होंगे पर्सनल चीजें जो कि लाइब्रेरी के लिए ही जरूरत पड़ेगा, उसको बाहर के लोग इश्यू नहीं कराएंगे। तो वो जो है लाइब्रेरी के सर्कुलर बुक में आएंगे। लाइब्रेरी का जो सर्कुलर बुक होगा वो मेंटेन करेगा कि कितने लोग मेंबर्स हैं, कौन लोग कौन सा बुक ले जा रहे हैं। तो ये सब सर्कुलर बुक में होता है, इसीलिए ये एक ही होगा, इसलिए 1:1 का रेशियो। वहीं पर लाइब्रेरी ऑर्डर को अगर देखा जाए तो वो n:1 का रेशियो है। कहने का मतलब कि हम लोग एक ही बार ऑर्डर करेंगे लेकिन कई सारे ऑर्डर करेंगे, एक ही कैटेगरी के बुक कई सारे ऑर्डर करेंगे। ठीक 1:n का उल्टा है n:1। तो इस तरीके से लाइब्रेरी का जो आपका काम है वो चलता है। आगे देखिए डायनेमिक मॉडलिंग आइए। डायनेमिक मॉडलिंग में ऑब्वियसली क्या होगा कि जो आपका मॉडलिंग है वो आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैटिक मॉडलिंग, मतलब स्टैटिक मॉडलिंग जब हो जाए काम तो हम लोग डायनेमिक मॉडलिंग को शुरुआत करते हैं। तो डायनेमिक मॉडलिंग करता क्या है? तो इसमें क्या होता है कि द डायनेमिक मॉडलिंग इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ द सिस्टम फंक्शंस, किस तरीके से सिस्टम फंक्शंस करता है ये हम लोग देखते हैं उसमें। एंड हाउ इट इज रियलाइज्ड, कहने का मतलब कि वो किस तरीके से फंक्शन करता है और वो किस तरीके से फंक्शनैलिटी के बाद रिएक्ट कैसे करता है। द इंटरैक्शन बिटवीन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय सीक्वेंस डायग्राम। तो ये जो डिफरेंट जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सीक्वेंस डायग्राम जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उससे शो किया जाता है। और एक्टिविटी डायग्राम जो है इसमें यूज होता है, एक्टिविटी डायग्राम कि आखिर क्या वर्क हो रहा है। तो डायनेमिक मॉडलिंग बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये डायनेमिक प्रोसेस दिखाता है। उसी अगर मान लिया कि हम लोग लाइब्रेरी का ही हम लोग देखें तो ये डायनेमिक प्रोसेस उसमें क्या होगा कि कब बुक लिया गया, किसके किसके द्वारा लिया गया और वही बुक कितनी बार इश्यू कराया जा रहा है, तो वो हमारे डायनेमिक मॉडलिंग में आएगा, जिसका कि डायग्राम हम लोग यहाँ देख सकते हैं। डायनेमिक मॉडलिंग का ये डायग्राम है। तो डायनेमिक मॉडलिंग में क्या होता है कि आप लोग ये देख सकते हैं कि जो यूजर है
उसने क्या किया है, इंफॉर्मेशन चेक किया है और रीडर को स्कैन कर रहा है, बुक को क्वेरी कर रहा है कौन सा बुक लेना है, और उसके बाद उसके अनुसार वो इंफॉर्मेशन पुट कर रहा है। जैसा इंफॉर्मेशन डाला गया उस इंफॉर्मेशन के अनुसार बुक दिखाया गया। अगर वो सही बुक है तो उस प्रोसेस को कंप्लीट किया गया। और यहाँ पर से देखिएगा कि जो अगर मान लिया कि वो प्रोसेस सही नहीं है तो आपका जो दूसरा वाला प्रोसेस जैसे बुक एग्जिस्ट करता है, अगर वो नहीं एग्जिस्ट करता है तो वो बोरोइंग सक्सेसफुल इंसर्ट द बुक इंफॉर्मेशन, यहाँ पे बुक इंफॉर्मेशन डालेंगे। क्यों? क्योंकि बुक इंफॉर्मेशन नहीं डालेंगे तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कौन सा बुक लेना है, तो बोरोइंग सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो बोरोइंग सक्सेसफुल को होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंसर्ट करेंगे बुक के इंफॉर्मेशन को, और अगर वो कंप्लीट होगा तो हमें मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम है और उसका डिस्प्ले सिस्टम मैनेजमेंट इंटरफेस है। यहाँ पर डिस्प्ले भी कराया जाएगा और उसके बाद वही नहीं, जबकि डिस्प्ले लाइब्रेरी जो है आपका लाइब्रेरी के थ्रू सारे इंफॉर्मेशन वहाँ पे दिए जाएंगे और वो इंफॉर्मेशन जो है वो सारे पे पुट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है और ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन फिनिश्ड। आपको जो है आप इसको एक बार फिर से पढ़िए, प्रॉब्लम होती है यू कैन ऑलवेज आस्क मी। हमेशा जो है ये ध्यान रखिएगा कि आपको इसको बार बार पढ़ना होगा तभी याद रहेगा। ये जो चैप्टर है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये ध्यान में